गुड मॉर्निंग। ये क्लास 11th के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लास 11th में डिफरेंशिएशन चल रहा है, ठीक है। क्लास 11th में डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था और डिफरेंशिएशन में अभी बेसिक डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज बता दिए हैं और इससे पहले वाले लेक्चर में प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल, इससे पहले वाले लेक्चर में प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल ये करा दिया था। मतलब हाउ टू डिफरेंशिएट यूजिंग प्रोडक्ट रूल एंड हाउ टू डिफरेंशिएट यूजिंग डिवीजन रूल, इस तरह के क्वेश्चन मैंने करा दिए। देखो अब बहुत ज्यादा टफ डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं होगा, जितना बताया जा रहा है। अच्छा, आई होप तुम लोगों ने पैकेज कलेक्ट कर लिया होगा यहाँ से। तो जब आप पैकेज कलेक्ट कर लोगे तो पैकेज में आप देखना वहां पे आपको असाइनमेंट मिल जाएंगे, या अगर आपने पैकेज नहीं कलेक्ट किया है तो आपको डीसी पांडे में शायद मिल जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। और अगर क्वेश्चन नहीं भी मिल रहे हैं तो जो मैंने होमवर्क दिया था कुछ, वो आप ट्राई कर सकते हो। मुझे होमवर्क के रिस्पांस बहुत कम मिलते हैं, कुछ लोग ही हैं जो होमवर्क के रिस्पांस देखते हैं, बाकी लोग पता नहीं क्या सोच रहे हैं। आपको अगर आपको समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन आपको ट्राई करने चाहिए और सॉल्यूशन भेजने चाहिए। इन केस यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, अगर तुमको लग रहा है कि सर आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग द कांसेप्ट, तो आप मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। आप जनरली व्हाट्सएप करके आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, मैं डेफिनेटली हेल्प आउट करूंगा। क्योंकि देखो अभी से ही नेग्लेक्ट कर दोगे ना स्टडीज तो बाद में बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। अभी तो बहुत बेसिक बातें कर रहे हैं, बाद में जो फिजिक्स होगा, जब एक्चुअल फिजिक्स स्टार्ट होगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर ये बेसिक बातें आपको अच्छे से नहीं आएंगी तो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट क्या करना है अपने को, क्या बोल रहे हैं, हाँ डिफरेंशिएशन चल रहा था। डिफरेंशिएशन में आज देखना है चेन रूल। अब चेन रूल क्या है, क्यों सीखना अपने को। मान लो मैंने बोला तुम्हें कि आपको इंटीग्रेशन इसका करना है ऐसा, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। मान लो आपको डिफरेंशिएशन करना है, सॉरी डिफरेंशिएशन करना है d अपॉन dx ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ये अपने को सॉल्व करना है। अब साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या था, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब है d अपॉन dx ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर। आप चाहो तो क्वेश्चन को ये लिख सकते हो, या अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को ऐसा भी सोचा जा सकता है कि d अपॉन dx ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और इसके बाद क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज करके सिंपलीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलो क्वेश्चन ऐसा था तो आपने इस तरह से प्रोडक्ट रूल यूज करके सॉल्व कर लिया। अगर क्वेश्चन इस तरह का होता तो d अपॉन dx ऑफ साइन x का स्क्वायर, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। अब साइन स्क्वायर x d अपॉन dx ऑफ साइन स्क्वायर x, ये टर्म और ये टर्म एक जैसा बात है क्या। जैसा अगर मैं लिखूं, मैंने इधर लिखा है साइन स्क्वायर x और इधर मैं लिख रहा हूं साइन x का स्क्वायर, ये दोनों एक ही बात है क्या, हाँ या ना, दोनों एक बात है। नहीं, अगर आपको लगता है कि दोनों एक बात है तो आप बिल्कुल गलत हो, बहुत गलत हो आप। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये एक्चुअल में है साइन ऑफ x का होल स्क्वायर, साइन x का होल स्क्वायर है ये, और इसमें क्या कर रहे हैं साइन, इसमें x जो स्क्वायर है वो एंगल है, इसमें साइन जो है वो x एंगल के साथ काम कर रहा है, इसमें जो साइन है वो x स्क्वायर एंगल के साथ काम कर रहा है। मान लो यहाँ पर अगर एंगल था मान लो 30, ये अगर 30 है तो यहाँ पर x का स्क्वायर करोगे तो वो 900 हो जाएगा। मान लो कि अच्छा सा वैल्यू ले लेते हैं, क्या ले ले, अच्छा सा वैल्यू ले 30 ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या होगा। मान लो मैं बोलूं x का मतलब है 30 डिग्री में लिखते हैं, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, साइन 30 का होल स्क्वायर। अगर आप इन दोनों को सही मानते हो, एक जैसा मानते हो, तो देखो क्या मिस्टेक होगा, इसको क्या लिखेंगे साइन ऑफ 900, 30 का स्क्वायर इज व्हाट, साइन ऑफ 900। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 हाफ होता है, हाफ का स्क्वायर अगर कर दिया जाए तो 1/4 हो जाएगा क्या। साइन 900 का वैल्यू देखना है, साइन 900 को आप क्या लिख सकते हो, ये 180 का मतलब क्या होता है, पाई होता है ना, 180 का मतलब पाई, 1 पाई 180, 2 पाई 360, 3 पाई 540, 4 पाई 720, 5 पाई 900 हो जाएगा, 900 हो जाएगा। मतलब मुझे इसका वैल्यू ढूंढना है, साइन 5 पाई।
अब साइन 5 पाई को क्या लिखा जा सकता है? साइन 5 पाई अगर देखोगे 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, आप यहाँ कहीं पे आ गए, मतलब साइन ऑफ 180 डिग्री का वैल्यू चाहिए। साइन ऑफ 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? साइन ऑफ 180 डिग्री होगा माइनस ऑफ सॉरी जीरो होता है सर शायद, साइन 90 होता है, साइन ऑफ 5 पाई क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। दोनों सेम आ रहे हैं क्या? नहीं। अगर आप देखोगे तो साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 का होल स्क्वायर 1/4 आ रहा है और साइन 30 स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब साइन स्क्वायर x और साइन x का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर x और साइन x स्क्वायर, ये दोनों अलग अलग बातें हैं ना। इसमें क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि साइन x जो था उस पूरे का स्क्वायर कर दिया, इसमें सिर्फ एंगल का स्क्वायर किया है, सिर्फ x का स्क्वायर कर दिया तो sin x का स्क्वायर लिख दिया ऐसे। आई होप ये डिफरेंस समझ में आया होगा। अब मान लो मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, sin x स्क्वायर का मुझे क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। अब कुछ लोगों ने सॉल्यूशन भेजा था, उसमें वो क्या कर रहे हैं? sin और x स्क्वायर को अलग अलग कर दे रहे हैं। आप ऐसा लिख सकते हो क्या? sin x स्क्वायर, एक मिनट पहले ये व्हाइट बोर्ड रब हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ मिस्टेक्स क्या हो रहे हैं। जनरली जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो मैं आपको पॉइंट आउट करके बता दूंगा। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? d अपॉन dx ऑफ साइन और ये x स्क्वायर, ये u into v के फॉर्मेट में है क्या? d अपॉन dx ऑफ साइन x स्क्वायर ये u into v के फॉर्मेट में है क्या? नहीं। सिर्फ साइन का क्या मतलब है? सिर्फ साइन का कोई मतलब होता है क्या? तुमने कहीं पढ़ा क्या साइन? तुमने पढ़ा होगा साइन थीटा, तुमने पढ़ा होगा साइन 30, साइन 45। साइन जब तक साइन के साथ एक एंगल नहीं लगा रहेगा, साइन थीटा पढ़ा है, टैन थीटा पढ़ा है, कॉस थीटा पढ़ा है, तो जब तक ये जो फंक्शंस है उनके साथ एंगल नहीं लगा होगा ना, उनकी खुद की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। सिर्फ साइन अगर कोई तुमको बोल रहा है तो उसका खुद का कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं, सिर्फ साइन लिखने का कोई मतलब नहीं होगा। और अगर तुम साइन x स्क्वायर में ये सोच रहे हो कि साइन और x स्क्वायर को अलग अलग कर देंगे तो आप गलत सोच रहे हो। अगर आप इस तरह से कर दोगे तो आपने ऐसी जाती कैलकुलेशन की है जो आज से पहले तक मैथ्स के बुक में नहीं लिखा था। ये तुम्हारा नया इन्वेंशन है, नया इन्वेंशन है। अब ये नया इन्वेंशन तुम अपने आगे के जनरेशन को बताना। अभी का जो जनरेशन है उसको अलग अलग मानने देते हैं, ठीक है? तुम अपने पोते पोती नाता नाती को ये सब सिखा देना कि सर साइन x स्क्वायर को साइन को अलग लिखेंगे, x स्क्वायर को अलग लिखेंगे। जब तुम अपना मैथ्स बनाओगे तो तुम बोलना ऐसा कि अरे क्या साइन x स्क्वायर अलग अलग करो, इनको साइन अलग रखो, x स्क्वायर अलग रखो। एक चीज याद रखिए, साइन के साथ जो एंगल है ना कभी उनका तलाक नहीं होता, ठीक है? साइन के साथ जो x स्क्वायर है कभी भी उसका तलाक नहीं कर पाएंगे, मतलब कभी भी इनकी दूरियां जो है कभी भी इनको दूर दूर नहीं किया जा सकता। अगर तुमने इनको दूर दूर कर दिया, साइन और उसके एंगल को दूर दूर कर दिया ना, पाप चलेगा तुम्हें। तो अगर पाप से बचना चाहते हो तो उसको कभी भी दूर दूर मत करना। मतलब ये u into v के फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या? ये u into v है क्या? सिर्फ साइन का कोई मतलब ही नहीं है तो u into v तो नहीं है सर, मतलब ये प्रोडक्ट रूल तो नहीं है। हाँ अगर ऐसा होता, मान लो ऐसा कुछ होता, क्या होता है ये इस तरह से, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाइड होते हैं, x sin x स्क्वायर या sin x, सिंपल ही होते हैं x into sin x, x into sin x। अब यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो? प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो। ये x और ये sin x को अलग अलग रखा जा सकता है, लेकिन अगर sin x है तुम sin और x को अलग अलग लिख सकते हो क्या? नहीं। अगर तुम ऐसा सोचते हो कि sin और x को अलग अलग लिख देंगे तो तुम्हारी मिस्टेक है, ये तुम्हारी नादानी है। नादान नहीं बनेंगे, नहीं जानते सीख लेंगे लेकिन नादान नहीं बनेंगे, इस तरह की गलती नहीं करेंगे। जो प्रेमी साथ साथ रहने के लिए बने गए हैं, आदि टाइम से चलता आ रहा है, उनको अलग अलग करने का दुस्साहस नहीं करना अपने को। तो d अपॉन dx और sin x का स्क्वायर अब कैसे सॉल्व करेंगे सर? ये तो बहुत मुश्किल हो गया सर, कैसे सॉल्व करेंगे? इतना मुश्किल तो बहुत ही मुश्किल हो गया सर जी। अब इसमें क्या करना पड़ता है? चेन रूल अपने को सीखना पड़ता है। अब चेन रूल देखो कैसे अप्लाई करेंगे। स्टार्टिंग सेकंड थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन समझ जाओगे, ठीक है? हमारे पास क्वेश्चन है d अपॉन dx ऑफ sin x स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। अब स्टार्टिंग में जैसा मैं लिखता हूं वैसे ही लिखने की कोशिश करना। मुझे फाइंड क्या करना है? d अपॉन dx ऑफ sin x का स्क्वायर, ये मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है? क्या करते हैं? x स्क्वायर को मानते हैं t, x स्क्वायर को मान लेते हैं t। सर उससे क्या हो जाएगा? x स्क्वायर को t मानने से क्या हो जाएगा?
x स्क्वायर को t मान लेने से sin t ये आसान दिखना स्टार्ट हो जाएगा। चेन रूल में एक्चुअल में क्या करना है, अभी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? x स्क्वायर के कारण कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। अगर x स्क्वायर नहीं होके सिर्फ x होता तो फॉर्मूला जान देना मेरे को। मतलब आप चेन रूल कब लगाओगे? चेन रूल लगाओगे जब भी आपको ना एक नॉर्मल फंक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता हुआ दिखे, तो जिसके कारण कॉम्प्लिकेट हो रहा है उसको कुछ अज्यूम करो। जैसे यहाँ पे ये जो कॉम्प्लिकेशन था, अगर ये स्क्वायर नहीं होता तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्या, d upon dx और sin x, d upon dx और sin x को cos x आराम से लिख सकते थे। मतलब ये जो क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी है, यहाँ पर क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ x के स्क्वायर के कारण है क्या? अगर x का स्क्वायर नहीं होता तो क्वेश्चन बहुत ही आसान होता। तो x के स्क्वायर को भगाने का सोचते हैं। अब कैसे भगाते हैं वो देखो। ऐसा मान लेते हैं लेट x स्क्वायर इक्वल्स टू 2। स्टार्टिंग थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा, लेकिन एक बार कंसेप्ट समझ जाओगे तो फिर नहीं लिखना पड़ेगा। मैंने x स्क्वायर को t मान दिया। अब x स्क्वायर को जैसे t मान लूंगा तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, d अपॉन dx ऑफ sin t, ये बन गया क्या? मैंने x स्क्वायर को t मान लिया, x स्क्वायर को t मान लिया तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, d अपॉन dx ऑफ sin t। अब तुम खुद से सोचो, यहां पर है x, यहां पर है t, डिफरेंशिएट कर पाओगे क्या? नहीं सर, नहीं कर पाएंगे। यहां पर x है, यहां पे t है। अगर यहां पर t होता और यहां पर भी t होता तभी तो डिफरेंशिएशन कर पाते ना। जैसे हमने फार्मूला जब पढ़ा था तो d अपॉन dx ऑफ sin x cos x है, d अपॉन dx ऑफ sin x cos x है। यहां पे d अपॉन dx ऑफ sin t है, ये cos t सोचना गलत है। यहां पर t है और यहां पर भी अगर t होता तब आप आंसर क्या बोल देते कि cos t हो जाता सर आंसर। मतलब यहां पर किसी तरह से dt लाना पड़ेगा। अब कैसे लाएंगे dt? तो dt लाने के लिए क्या करते हैं, मैथ्स में अलाउड है ऐसा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड सेम नंबर से डिवाइड। dt से कर दो मल्टीप्लाई, dt से कर दो डिवाइड। अब dt से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे ना तो ये जो क्वेश्चन है वो, अब देखो dx dt मल्टीप्लिकेशन में इंटरचेंज भी कर सकते हैं क्या? इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, d अपॉन dt ऑफ sin t, ये dt को मैंने इधर रख दिया, इनटू dt अपॉन dx। हाँ या ना लिख सकते हैं ऐसा। अब सिर्फ इसको देखो, सिर्फ इसको अगर देखोगे तो d अपॉन dt और sin t, सर ये सॉल्व कर सकते हैं सर, d अपॉन dt और sin t, सर सॉल्व कर सकते हैं सर, इसको ये सॉल्व हो जाएगा सर, d अपॉन dt और sin t क्या हो जाएगा, cos t हो जाएगा। ये तो बिल्कुल वही हो गया ना, d अपॉन dx और sin x। अगर ऐसा कभी भी लिखा मिलता था d अपॉन dx और sin x, कभी भी अगर ये लिखा मिलता था तो इसको cos x लिख लेते थे क्या? तो d अपॉन dt और sin t, ये जो मैंने डॉटेड डॉटेड सर्कल से दिखाया है सॉल्व किया जा सकता है क्या? अब इसको देखो, d अपॉन dx ऑफ t, एक्चुअल में t है क्या? ये एक्चुअल में जो t है, t का मतलब x स्क्वायर है क्या? मतलब ये जो टर्म है ना वो एक्चुअल में ये लिखा हुआ है d अपॉन dt ऑफ sin t, ये पहला टर्म लिख दिया और इसमें मल्टीप्लाई कर दो d अपॉन dx ऑफ t, d अपॉन dx ऑफ t का मतलब क्या है, यहाँ पर x स्क्वायर को t माना जा गया। अगर x स्क्वायर को t मान लोगे तो यहाँ पे t के प्लेस में x स्क्वायर लिखो। अब ध्यान से देखो, ये वाला टर्म डिफरेंशिएट हो सकता है क्या? हो सकता है सर जी। ये वाला टर्म डिफरेंशिएट हो सकता है क्या? हो सकता है सर जी। अब दोनों को अलग-अलग से डिफरेंशिएट कर दो। sin t का डिफरेंशिएशन करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा cos t इनटू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ x। अब t तो मेरा माना वेरिएबल है ना, मैंने t माना है, कोई चाहता तो z मान लेता, कोई चाहता तो कुछ भी मान लेता, बाहुबली मान लेता, वेरिएबल लेट x स्क्वायर बी इक्वल्स टू बाहुबली, कुछ भी मान ले सकते थे ना। अब वेरिएबल अगर कुछ भी मानोगे तो वेरिएबल अपने को एलिमिनेट करना पड़ेगा फाइनल आंसर में। ऐसा तो नहीं कि कोई t के टर्म्स में आंसर ला रहा है, कोई x के टर्म्स में आंसर ला रहा है, कोई y के टर्म्स में आंसर ला रहा है, अपनी मर्जी तो चलेगी नहीं। एग्जाम में एग्जाम वालों के हिसाब से आंसर लाना पड़ता है, तो t को रिप्लेस कर दो। t का मतलब क्या है, x स्क्वायर, तो तुम्हारा जो आंसर होगा वो ऐसा हो जाएगा cos ऑफ x स्क्वायर इनटू 2x, ये आंसर है। फिर से x स्क्वायर और 2x को आपस में मल्टीप्लाई करने की भूल मत करना कभी भी। ये x स्क्वायर यहाँ पर एंगल है, x स्क्वायर और 2x को कभी आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। cos x स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन 2x से होगा, सिंपलीफाई किया गया आंसर। सर मेरे को नहीं समझ में आया सर, पता नहीं चला आपने क्या कर दिया सर। मैंने आपको क्या बोला, क्या करना है आपको क्या करना है, क्वेश्चन जिसके कारण कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि जो भी क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट बना रहा है उसको कुछ मान लो, उसको कुछ मान लो। फिर जब तक क्वेश्चन आसान दिखना ना स्टार्ट हो जाए तब तक मानते रहो।
अभी तो एक एक माना ना, आगे भी बहुत सारी चीजें मानेंगे, बहुत सारी चीजें मानेंगे, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होगा, धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया था, एक्स स्क्वायर के कारण कॉम्प्लिकेटेड वाला क्वेश्चन, तो एक्स स्क्वायर को कुछ मान लिया। अभी और भी क्वेश्चन देखते हैं, इसको स्पीड पॉज करके नोट कर लो, आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो चेन रूल ना क्वेश्चन से ही समझा जा सकता है, और कोई तरीका है ही नहीं समझने का। मान लो क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन है d upon dx of root over x square plus 2। मान लो ये मेरे को सॉल्व करना है, d upon dx of root over x square plus 2। अब यहाँ पर तुम ऐसा अलग अलग लिख सकते हो क्या, रूट अलग लिखोगे और x square plus 2 अलग लिख दोगे, ऐसा ऐसा लिख सकते हैं क्या इसको, d upon dx of root और x square plus 2 और प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, ऐसा सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, मतलब ये प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन तो नहीं। अब देखो स्टार्टिंग में ना यही पहचानना मुश्किल होता है कि वो प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन है या वो चेन रूल का क्वेश्चन है। तो प्रोडक्ट रूल में आप क्या कर पाओगे ना, प्रोडक्ट रूल में आप चीजों को ब्रेक कर पाओगे, तोड़ पाओगे। जैसे अगर मैं बोलूं कि प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन मेरे को बनाना होता, प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन कैसा होता, मान लो अगर ऐसा होता ना, d upon dx, क्वेश्चन ऐसा होता d upon dx of x square plus 2, तब ये प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि आप x और इस x square plus 2 को अलग अलग तोड़ सकते हो, तब ये प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन होता। अभी यहाँ पे तोड़ पाओगे क्या, नहीं, अगर नहीं तोड़ पाएंगे मतलब ये प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन तो है नहीं। अब अगर ये प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये किसका क्वेश्चन है, चेन रूल का। अब स्टार्ट करते हैं सोचना, फिर से सोचो, अगर हमने रूट वाला कोई टर्म देखा था क्या, हमने ये देखा है कि d upon dx of root x, d upon dx of root x का वैल्यू बहुत ही अच्छा आया था, कि कितना आता था 1 upon 2 times of root x, ऐसा आया था क्या, जब हमने d upon dx of root x किया था तो वैल्यू बहुत ही आसान आ जाता था 1 upon 2 root x का, ये सब हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में फाइंड आउट कर लिया है। अब ये जो क्वेश्चन है, रूट के अंदर x square plus 2 नहीं होके कुछ सिंपल सा फंक्शन होता t होता तो काम बन जाता क्या, इसका मतलब मुझे x square plus t जो है यही मेरे क्वेश्चन को मुश्किल बना रहा है, जो क्वेश्चन को मुश्किल बना रहा है उसको एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करना है, तो ऐसा मान लेते हैं कि t जो है वो x square plus 2 के बराबर है, ऐसा मान लेते हैं, t जो है वो x square plus 2 के बराबर है। अब अगर तुमने t को x square plus 2 मान लिया तो जो क्वेश्चन था तुम्हारा वो ऐसा लिखना स्टार्ट हो जाएगा क्या, d upon dx of x square plus 2 के प्लेस में t रख सकते हैं, d upon dx of root over t, ऐसे ही रख सकते हैं। अब यहाँ पर है x, यहाँ पर है t, आप इसको सॉल्व करके 1 upon 2, ये और ये एक बात है क्या, d upon dx of root t, d upon dx of root x, दोनों एक बात है क्या, अलग अलग बात, सर बिल्कुल अलग अलग बात है, अलग अलग बात है, ये तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे सर, ये तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप क्या कर दोगे, dt से मल्टीप्लाई और dt से डिवाइड। अब ऐसा करते ही आप क्या लिख पाओगे, dt वाले टर्म को इधर ले आओ, रूट t इनटू dt अपॉन dx। अब ध्यान से देखो तो d अपॉन dt ऑफ रूट t, ये वही स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया क्या, d अपॉन dx ऑफ रूट x। सर इसका डिफरेंशिएशन तो कर सकते हैं, जो मैंने डॉटेड राउंड ब्रैकेट से दिखाया है उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। t का वैल्यू क्या था, t का वैल्यू x square plus 2 है, मतलब जो तुम्हारा क्वेश्चन अब है, एक्चुअल में जो क्वेश्चन था वो ये बन गया क्या, d अपॉन dt ऑफ रूट ओवर t इनटू, इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, d अपॉन dx ऑफ t, t का मतलब क्या है यहाँ पर, t का मतलब है x square plus 2, t का मतलब क्या है x square plus 2। इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसका वैल्यू क्या है, ये 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ रूट t, ये आ गया क्या, पहला टर्म सॉल्व करने पर ये आ जाएगा इनटू d अपॉन dx ऑफ x square plus 2। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं क्या डिफरेंशिएशन का। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करोगे तो ये ऐसा आ जाएगा, d अपॉन dx ऑफ x का स्क्वायर प्लस d अपॉन dx ऑफ 2, इसको सिंपलीफाई कर लो,
1/2 रूट ओवर ऑफ टी। टी का मतलब क्या था भाई साहब? टी का मतलब है x स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ पे टी के प्लेस में x स्क्वायर प्लस 2 रखा इनटू d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर। d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर क्या लिखेंगे? 2x लिख देंगे। कांस्टेंट d अपॉन dx ऑफ 2, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है क्या? तो यहाँ पे प्लस 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, मतलब ये आंसर हो जाएगा 1/2 रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2x। इस तरह से क्या करें क्वेश्चन को सॉल्व करें। से नहीं आया समझ में? क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में, क्या करना है सॉल्व करने के लिए? जो भी क्वेश्चन को मुश्किल बना रहा है उसी को टी मान लो। जो भी क्वेश्चन को मुश्किल बना रहा है उसको टी मान लो। टी मान के उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना एक आसान तरीका भी देख सकते हैं, शॉर्टकट तरीका भी देख सकते हैं। अब अगर ये समझ में आया होगा, ये जो तरीका मैंने बताया है, अगर ये समझ में आया होगा तभी आप शॉर्टकट सीख पाओगे, नहीं तो आप शॉर्टकट नहीं सीख पाओगे। अभी ध्यान से देखना शॉर्टकट कैसे है। ये टी टी लिखने का काम झाम ना जरूरी नहीं, क्यों देखते हैं। इसको आसान बनाने का तरीका यही होगा सॉल्व करने का, बस इसको आसान बनाने के लिए क्या करेंगे ना, शॉर्टकट तरीका सीखेंगे कि कैसे जल्दी से डिफरेंशिएशन करता है। दो क्वेश्चन मैंने बताया, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आप टेंशन मत लेना, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तो अब क्वेश्चन को बेसिक तरीके से बता दूंगा और शॉर्टकट से बता दूंगा। धीरे धीरे आप क्या हो जाओगे, धीरे धीरे आप दोनों तरीके सीख जाओगे और फिर क्वेश्चन को शॉर्टकट से ही सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। अभी देखते हैं शॉर्टकट तरीका क्या है। तो एक बार व्हाइट बोर्ड रख दे। व्हाइट बोर्ड रफ करना इज अ वेरी हेक्टिक टास्क, सब नहीं कर पाएंगे व्हाइट बोर्ड रफ। मैं तुम्हारा किसी गैर का नहीं। यस, क्वेश्चन क्या था हमारे पास? क्वेश्चन था d अपॉन dx ऑफ रूट ओवर x स्क्वायर प्लस, ये क्वेश्चन आ गया। आ गया। अब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट किसके कारण हो रहा है? x स्क्वायर प्लस 2 के कारण क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो रहा है क्या? जिसके कारण क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो रहा है ना, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। देखो कैसे, मुझे ये सॉल्व करना था d अपॉन dx ऑफ रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 2, मुझे ये सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो x स्क्वायर प्लस 2 के कारण कॉम्प्लिकेट हो रहा है। जिसके कारण भी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो रहा है ना, जिसके कारण भी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो रहा है उसको ऐसा लिख दो। सर ये नहीं समझ में आया सर। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो x स्क्वायर प्लस 2 के कारण कॉम्प्लिकेट हो रहा था क्या? रूट के अंदर अगर सिर्फ t होता तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था। तो मैंने बोला कि x स्क्वायर प्लस 2 के कारण क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो रहा है, तो x स्क्वायर प्लस 2 को मान लेते हैं t। यही तो किया था ना? ठीक है, देखो वही स्टेप है। x स्क्वायर प्लस 2 को t मानते थे, फिर dt से मल्टीप्लाई और dt से डिवाइड करते थे। तो मैंने वो t मानने वाला झंझट हटा दिया। हमने जब इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया था तो सॉल्व करना स्टार्ट करने में क्या करते थे, जिसके कारण कॉम्प्लिकेट हो रहा था उसको t मान देते क्या, फिर dt से मल्टीप्लाई और dt से डिवाइड कर देना। तो मैंने दो तीन स्टेप बीच के गायब कर दिए। मैंने क्या बोला, जिसके कारण कॉम्प्लिकेट हो रहा है उसको dx स्क्वायर प्लस 2 और dx स्क्वायर प्लस 2 ऐसे करके मैंने मल्टीप्लाई और डिफरेंशिएट कर दिया ना। अब क्या करते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं, d इस वाले टर्म को इधर अगर लाके रख दिया, d ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 into d ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय dx। इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखा है। कैसे लिख दिया, dx स्क्वायर प्लस 2 को इसके साथ लाके रख दिया और dx वाले टर्म को इसके साथ लाके रख दिया। तो d अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2 ऑफ रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 2, ये मेरे पास पहला टर्म आ रहा है। d ऑफ dx स्क्वायर प्लस 2 रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 2, ये मेरे पास पहला टर्म आ रहा है। और मेरे पास दूसरा टर्म क्या आ जाएगा, d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 2। अब तुम याद करो यार, तुम जहां पे क्वेश्चन तुमने पहला लिखा था ना, यही टर्म आया था वहां पे d अपॉन dt, t का मतलब है x स्क्वायर प्लस 2 था ना, d अपॉन dt ऑफ रूट ओवर t आएगा क्या? तो ये वही टर्म है क्या जो मैं x स्क्वायर प्लस t के टर्म में अभी लिख रहा हूं, रूट के टर्म में लिख रहा हूं,
वो एक्चुअल में पहले टी के टर्म में लिखा था ना, मैंने अब टी मानने का झंझट हटा दिया, मैंने टी माना ही नहीं। मैंने क्या बोला, जो क्वेश्चन को मुश्किल बना रहा है, जो क्वेश्चन को मुश्किल बना रहा है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो डी के साथ लगा के। अब ये मेरे पास आ गया डी अपॉन डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 और रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये पहला टर्म आ गया। दूसरा टर्म आ रहा है डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। अच्छा ये सॉल्व करना तो बहुत ही आसान है, ये तो सॉल्व कर सकते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। अभी ध्यान से देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को एक पूरा वैल्यू मान लो t, पूरा वैल्यू मान लो t, ऐसे स्टार्ट किया ना वहां पे, तो ये क्या हो जाएगा d अपॉन dt ऑफ रूट ओवर t हो गया क्या। मतलब ये पूरा भी सॉल्व किया जा सकता है क्या। x स्क्वायर प्लस 2 को क्या देख रहे हैं, t के जैसा देख रहे हैं, x स्क्वायर प्लस 2 को t के जैसा देख रहे हैं, तो अगर t के जैसा देखोगे तो ये क्या हो जाएगा d अपॉन dt ऑफ रूट ओवर t। सर ये भी तो सॉल्व करना आता है सर। अब x t के प्लेस में बस x स्क्वायर प्लस 2 लगा है, मैं x स्क्वायर प्लस 2 को अपने माइंड में सोच रहा हूं कि वो t लिखा हुआ है, तो ये क्या है d अपॉन dt ऑफ रूट ओवर t, d अपॉन dt ऑफ रूट ओवर t। इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है 1 अपॉन t टाइम्स ऑफ रूट t। रूट t का मतलब ये हो जाएगा क्या, x स्क्वायर प्लस 2, और इसका डिफरेंशिएशन तो बहुत ही आसान था 2x, ये आंसर हो गया। मतलब मैंने दो स्टेप में आंसर लिख दिया। वो जो t मानने वाला झंझट था ना वो मैंने हटा दिया। कैसे मैंने हटाया, बैक ऑफ द माइंड मुझे पता है कि मैं रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 2 को t मान रहा हूं, लेकिन मैंने लिखा नहीं कहीं पर। मैंने कैसे स्टार्ट किया, अगर तुमको याद हो पहले वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, हम क्या बोलते थे, जो क्वेश्चन को मुश्किल बना रहा है उसको t मान लो, ये बोला था ना मैंने। अच्छा अब t मानने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो क्वेश्चन था वो कुछ ऐसा दिख रहा था, t अपॉन dx ऑफ समथिंग रूट ओवर t। इस वाले क्वेश्चन के बारे में मैं बात करूं तो क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए dt से मल्टीप्लाई और dt से डिवाइड किया था ना। अब वो जो स्टेप है ना, 2-3 स्टेप, उसको मैंने यहीं पे लिख दिया। जो क्वेश्चन को मुश्किल बना रहा है उससे dx स्क्वायर प्लस 2 और dx स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। बात समझ में आ रहा है। इस वाले टर्म को उसके साथ रख दो और dx वाले टर्म को इसके साथ रख दो। अब ये जो टर्म है यहाँ पे, ये वाला जो टर्म है वो एक्चुअल में क्या है, d अपॉन dt। x स्क्वायर प्लस 2 को तो t माना था ना, d अपॉन dt ऑफ रूट t। सर ये तो सॉल्व करना जानते हैं, d अपॉन dt ऑफ रूट t क्या है, 1 अपॉन 2 रूट t। तो इसके प्लेस में 1 अपॉन 2 रूट t लिख दो। अब बैक ऑफ द माइंड मुझे पता है मैं t किसको मान रहा हूं, x स्क्वायर प्लस 2 को मान रहा हूं, तो जहां पे भी t सोच रहे थे वहां पे x स्क्वायर प्लस 2 रख दिया। अब d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 2, ये तो बहुत ही आसान था सर। इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के जब इसका डिफरेंशिएशन किया तो फाइनल आंसर आ गया। समय को नहीं समझ में आया, टाइम लगेगा। एक दो क्वेश्चन में और प्रैक्टिस कराऊंगा ना, एक दो क्वेश्चन में जब प्रैक्टिस करा दूंगा तो आपको खुद ब खुद समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। आप ये स्क्रीन पॉज करके नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्टिंग साइड में थोड़ा मुश्किल लगेगा लेकिन सीख जाओगे, विश्वास रखो सीख जाओगे, इतना मुश्किल भी नहीं है। मान लो क्वेश्चन थोड़ा और टफ बनाना है। क्वेश्चन लिखते हैं d अपॉन dx ऑफ रूट ओवर tan x का स्क्वायर, ये क्वेश्चन ठीक है। d अपॉन dx ऑफ रूट ओवर tan x का स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। अब सबसे पहला ये जो क्वेश्चन है वो कॉम्प्लिकेटेड क्यों लग रहा है, अगर tan x स्क्वायर नहीं होके रूट के अंदर कोई और टर्म होता तो क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। मतलब tan x स्क्वायर को t मान लिया जाए अगर तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो कॉम्प्लिकेट कौन बना रहा है क्वेश्चन को, tan x स्क्वायर कॉम्प्लिकेट बना रहा है। मतलब पहला काम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे tan x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। अब ध्यान से देखना कैसे लिखेंगे, पहले तो जो बेसिक मैंने था उससे करेंगे सॉल्व। tan x स्क्वायर को मैं मान लेता हूं t। क्यों ऐसा मानकर समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था tan x के स्क्वायर के कारण। अब tan x के स्क्वायर को अगर मैं t मान लूं तो जो क्वेश्चन है वो ऐसा लिखना स्टार्ट हो जाएगा क्या, d अपॉन dx ऑफ रूट ओवर t। x t सॉल्व नहीं हो सकता, सॉल्व नहीं हो सकता तो क्या करेंगे, dt से मल्टीप्लाई और dt से डिवाइड। अच्छा मैं साथ ही साथ वो जो सेकंड वाला मेथड है ना उससे भी सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूं। दोनों मेथड से साथ साथ ले रहे हैं ताकि आपको कंपैरिजन करने में आसानी हो जाए। अब यहां पर अगर देखोगे तो इस dt वाले टर्म को इसके साथ लिखना पड़ेगा,
तो मेरे पास नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी ऑफ रूट ओवर टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप ये लिखे हैं क्या। अब इसके आगे ये वाला टर्म सॉल्व हो सकता है क्या, ये टर्म सॉल्व हो सकता है सर, इसका काम हो गया, इसको बाद में देखेंगे। अभी मैंने क्या बोला, सेकंड तरीका क्या होता है सोचने का, जो क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट, मैं सेकंड वाले तरीके से, ये फर्स्ट वाला तरीका चल रहा है यहाँ पे, फर्स्ट मेथड और मैं सेकंड मेथड, बोलोगे सर दोनों को साथ साथ क्यों बता रहे हो, एक बता दो फिर वो बताओ ना, दोनों एक ही है भाई, बस वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दोनों एक जैसे कैसे। d अपॉन dx और मुझे सॉल्व करना था tan x स्क्वायर। अब ये tan x स्क्वायर के कारण कॉम्प्लिकेट हो रहा है, जिसके कारण कॉम्प्लिकेट हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का सोचो, तो आप क्या करोगे, d अपॉन, इसके कारण कॉम्प्लिकेट हो रहा था तो d अपॉन tan ऑफ x स्क्वायर लिखो यहां पर और इसको लिख दो एज इट इज। अब ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप देखो, यहां पे क्या है d अपॉन dx, ये tan x स्क्वायर के टर्म्स में कॉम्प्लिकेट हो रहा था ना, तो मैंने क्या कर दिया, d अपॉन tan x स्क्वायर का टर्म यहां पे रखा और ये tan x स्क्वायर इस तरह से रख दिया, ये जो क्वेश्चन है। अब यहां पे क्या क्या बचेगा, एक तो ये टर्म बचेगा tan x का स्क्वायर अपॉन dx। सर मेरे को नहीं समझ में आया सर, मेरे को नहीं समझ में आया, ध्यान से देखो भाई साहब, क्यों नहीं समझ में आएगा, d अपॉन dx ऑफ रूट ओवर ऑफ tan x स्क्वायर, यही है ना। रूट के अंदर जो टर्म है, क्वेश्चन को वही मुश्किल बनाएगा, जो भी रूट के अंदर टर्म होता था उसको t मानते थे ना, t मानने के बाद क्या करते थे, d अपॉन dt ऑफ रूट ओवर t, पहला टर्म यही था ना, d अपॉन dt ऑफ रूट ओवर t, देखो तो इसी फॉर्मेट में है क्या, d अपॉन tan x स्क्वायर t है, बैक ऑफ द माइंड सोचो tan x स्क्वायर t है, तो d अपॉन dt ऑफ रूट ओवर t, यही टर्म है क्या। फिर नेक्स्ट टर्म क्या लिख रहे हैं, dt अपॉन dx लिख रहे हैं, तो नेक्स्ट टर्म मैंने लिख दिया d अपॉन dx ऑफ tan x स्क्वायर। सर मेरे को अभी नहीं समझ में आ रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं, ये तरीका, अगर आपको ये तरीका आसान लग रहा है, स्टार्टिंग में ये तरीका आसान लग सकता है, लेकिन आपको अल्टीमेटली ये सीखना है, जो भी क्वेश्चन को मुश्किल बना रहा है उसको मान लो t। अब जो भी क्वेश्चन को, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन को मुश्किल बना रहा था tan x का स्क्वायर, अब क्वेश्चन को tan x का स्क्वायर मुश्किल बना रहा था तो उसको मैंने बैक ऑफ द माइंड t मान दिया, और जैसा वहां पे लिख रहे थे ना वैसे ही लिख रहे यहाँ पे, जो कॉम्प्लिकेट कर रहा है उसके टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दो और इसके टर्म्स में डिफरेंशिएट किया है तो उसको क्या कर दो, अब देखो इसको जब आप कैंसिल करोगे ना d tan x स्क्वायर और d tan x स्क्वायर, तो वापस से वही ऊपर आ जाएंगे, ये d tan x स्क्वायर और ये d tan x स्क्वायर कैंसिल करोगे तो वापस से तो ऊपर ही आ जाएंगे ना। बात समझ में आया, मैंने क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं किया, इस वाले स्टेप को मैंने ऐसा लिख दिया, जो कॉम्प्लिकेट कर रहा था उससे डिवाइड उससे मल्टीप्लाई, क्लियर है नहीं, बात समझ में आया। फिर नेक्स्ट स्टेप देखो, d अपॉन dt ऑफ रूट t, ये तो सॉल्व हो जाएगा। अब क्या है, यहां पर जो t है ये वाला टर्म, अब ये वाला टर्म का आंसर क्या है, 1/2 रूट t, मैं इसको सिंपलीफाई करके लिख दूं अगर, तो 1/2 रूट t, मैंने अभी t का वैल्यू नहीं सब्स्टिट्यूट किया है, बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे। और यहां पर क्या है, d अपॉन dx ऑफ t, t का वैल्यू क्या है, tan x स्क्वायर था, d अपॉन dx ऑफ tan x स्क्वायर मुझे सॉल्व करना है। हाँ सर, अच्छा अब फिर से सिर्फ tan x अगर होता, d अपॉन dx ऑफ tan x होता तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था क्या, अगर d अपॉन dx ऑफ tan x होता तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, मतलब इस क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट कौन कर रहा है, ये x का स्क्वायर जो है वो कॉम्प्लिकेट कर रहा है। x का स्क्वायर नहीं होके अगर एक अलग सा वेरिएबल होता, मान लो x के स्क्वायर को मान लेते हैं z, इसका काम हो गया, इसमें मैं बस वैल्यू पुट करेंगे आंसर हो जाएगा, तो इसको हम नहीं देख रहे, इस वाले टर्म का काम तो हो गया ना, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, बस t का वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। अब किसको सॉल्व करना है, मुझे सिर्फ इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है, d अपॉन dx ऑफ tan x का स्क्वायर। अब ये एक नया क्वेश्चन मान सकते हैं क्या, d अपॉन dx ऑफ tan x का स्क्वायर, ये बिल्कुल पहले जैसे क्वेश्चन के जैसा हो गया, d अपॉन dx ऑफ tan x के स्क्वायर को, इसको कॉम्प्लिकेट कौन कर रहा है, सर x का स्क्वायर कॉम्प्लिकेट कर रहा है, तो x का स्क्वायर अगर कॉम्प्लिकेट कर रहा है तो x के स्क्वायर को मान लो z, ये वाला टर्म मैंने लिख रहा है, ये वाला मैंने टर्म मैंने सॉल्व कर लिया है, ये क्या है 1/2 रूट t है, इधर क्या हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ tan z हो जाएगा, x स्क्वायर के प्लेस में z रख दिया मैंने। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे z है, सॉल्व कर पाएंगे क्या, नहीं, तो क्या करेंगे, dz से मल्टीप्लाई और dz से डिवाइड। तुम स्क्रीन पॉज करके ये नोट कर लेना, स्क्रीन पॉज करना और ये नोट कर लेना।
अभी अगर आप इसके आगे देखोगे तो फिर से क्या करना पड़ेगा, यहां पर है x और यहां पर है z, मतलब dz को इधर लाना पड़ेगा। पहला टर्म तो इसका काम हो गया 1/2 रूट टी, इसको मैंने कुछ नहीं किया, 1/2 रूट टी का बस अल्टीमेटली वैल्यू पुट करना है, इसको इसका डिफरेंशिएशन हो गया है। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में जाएगा d/dz ऑफ tan z, और फिर एक और मल्टीप्लिकेशन में जाएगा dz/dx। ये dz इधर आ गया, d इधर चला जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये वाला टर्म सॉल्व कर सकते हो क्या, d/dz ऑफ tan z, हां से सॉल्व कर सकते हैं, तो उसको सिंपलीफाई कर दो, 1/2 रूट टी इनटू dz, d/dz ऑफ tan z, tan z का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर z हो जाएगा इनटू d/dx ऑफ z, z का वैल्यू एक्चुअल में क्या था, z का मतलब x स्क्वायर है क्या, मतलब ये लास्ट टर्म क्या बच रहा है, d/dx ऑफ x स्क्वायर। अब सबको जब सिंपलीफाई करके लिखोगे ना तो 1/2 रूट t का मतलब क्या था, t हमने किसको माना, tan x स्क्वायर को t माना था, तो यहां पर हो जाएगा रूट ओवर में tan x का स्क्वायर इनटू sec स्क्वायर z, sec स्क्वायर z किसको माना, z माना था x के स्क्वायर को, sec स्क्वायर x स्क्वायर इनटू d/dx ऑफ x स्क्वायर। सर ये तो बहुत ही आसान है 2x, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म, इन सबको जब मल्टीप्लाई कर देंगे वो आंसर होगा। ये पहले तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। जो भी क्वेश्चन को मुश्किल बना रहा है उसको मैंने एक नया वेरिएबल मान लिया और फिर बस सिंपलीफाई करते चले गए। अब सेम क्वेश्चन को क्या करेंगे, ये जो सेम क्वेश्चन है इसको इस वाले तरीके से, जो शॉर्टकट वाला तरीका है उसे सॉल्व करके देखते हैं। आई होप पहला वाला तरीका समझ में आ गया होगा। नई तरीका आया, अगर नहीं समझ में आया है तो दोबारा से देखना, उसको लेक्चर को पीछे ले जाके दोबारा से देखो कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन 1 से अगर आप देखना स्टार्ट करोगे तो क्वेश्चन 1 आपको हमेशा यही आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि जो भी क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट बना रहा था, जो भी क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट बना रहा था, अपन ने उसको एक नया वेरिएबल मान लिया। अब नया वेरिएबल मानने के बाद हम क्या करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर देते हैं जिसके बाद से क्या हो जाए, डिफरेंशिएशन करना आसान हो जाए। बस इतना किया, सिंपलीफाई किया, आंसर आ गया। अच्छा, अभी शॉर्टकट तरीका से देखते हैं। एक्चुअली ये जो शॉर्टकट तरीका है ना, ये जो वेरिएबल फर्स्ट तरीका और जो सेकंड तरीका कुछ अलग नहीं है, दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। लेकिन पहले वाले तरीके में आपको पता चलता होगा कि अच्छा ये था, वो था, ये था, एक्चुअली में वो भी, उसमें भी वही कर रहे हैं। यहां पर देखो, सबसे पहला काम हमने क्या किया, इस रूट वाले टर्म को कॉम्प्लिकेट बना रहा था tan x स्क्वायर, तो जो कॉम्प्लिकेट बना रहा है ना उससे मल्टीप्लाई और उससे डिवाइड करो, ठीक है। अब ये मेरे पास थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करने के बाद ये वाला जो टर्म, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो tan x स्क्वायर अगर t होता, मान लो tan x स्क्वायर अगर t होता जो मैंने वहां पे माना था, तो d/dt ऑफ रूट ओवर t, सर ये तो सॉल्व कर सकते हैं। जो पहला वाला जो है, जो मैंने डॉटेड लाइन के अंदर दिखाया है, वो तो सॉल्व किया जा सकता है। सेकंड वाला टर्म देखते हैं, इसका कैलकुलेशन हो गया तो उसको नहीं लिख रहा था, मैं सेकंड वाले टर्म को देख रहा हूं, d/dx ऑफ tan x का स्क्वायर। अब ये d/dx ऑफ tan, ये जो tan x का स्क्वायर है, ये कॉम्प्लिकेटेड किसके कारण हो रहा था, x स्क्वायर के कारण हो रहा था ना। अगर x स्क्वायर नहीं होके z होता तो काम आसान होता गया। तो जिसके कारण कॉम्प्लिकेटेड होता है उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, ठीक है। अब देखो क्या बच रहा है, पहला टर्म वहां पर क्या है, d/d tan x स्क्वायर ऑफ रूट ओवर tan x स्क्वायर, ये ऐसा हो गया d/dt ऑफ रूट ओवर t, मतलब पहला टर्म तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ रूट t, t का मतलब क्या मान रहे थे, tan ऑफ x का स्क्वायर, ये पहला टर्म आ गया। दूसरा टर्म देखो, यहाँ पे d/dx है और यहाँ पे x स्क्वायर, ये तो काम नहीं बन सकता, तो क्या कर देंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, d/dx स्क्वायर ऑफ tan x स्क्वायर d/dx ऑफ x स्क्वायर। अब सिर्फ इस वाले टर्म को देखो, x स्क्वायर अगर z होता तो d/dz ऑफ tan z, सर ये तो बहुत ही आसान है, d/dz ऑफ tan z क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर z होता है, मतलब सेकंड वाला टर्म क्या आ जाएगा, सेकंड वाला टर्म आ जाएगा sec स्क्वायर, z के प्लेस में यहाँ पे x स्क्वायर है, तो sec स्क्वायर x स्क्वायर इनटू लास्ट टर्म देखो d/dx ऑफ x का स्क्वायर।
सर ये बहुत ही आसान है, d upon dx of x square क्या हो जाएगा 2x, सबको सिंपलीफाई किया, मल्टीप्लाई कर दिया, यही आंसर आया होगा पहले भी। जब तुम x और y और z मैंने वेरिएबल्स मान के सॉल्व करो तब भी यही आंसर आएगा, या शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तब भी यही आंसर आएगा। अब टेंशन मत लो, ये पहला लेक्चर था, चेन रूल में जितने लेक्चर्स लगेगा उतना लेक्चर दूंगा, लेकिन आपको सॉल्व करना एट द एंड आ जाएगा, ठीक है। बस आपको काम क्या करना है, जितना मैंने आज बताया है वो ध्यान से देखना, वो ध्यान से देखना, अगर वो समझ में आ जाएगा तो नेक्स्ट वाले दिन से हम क्या कर सकते हैं और आगे क्वेश्चन ले सकते हैं। अगर कोई डाउट हो किसी भी टॉपिक में, क्वेश्चंस में, अंडरस्टैंडिंग में, तो तुम पूछना, तुम पूछोगे हेल्प किया जाएगा, नहीं पूछोगे तो फिर मैं तो यही समझूंगा ना कि जो पढ़ाया था पहले वो समझ में आ गया। अगर डाउट होता है तो पूछना पड़ेगा, ठीक है। चलो नोट कर लो, इतना ही करने के लिए।